हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मान। वेलकम टू ट्रू डॉक्टर केयर। तो आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। तो शोल्डर का फ्रोज़न हो जाना ही इस डिजीज़ के अंदर होता है। हमारा शोल्डर की 3 बोन होती हैं, एक क्लेविकल, एक ह्यूमरस और एक स्कैपुला। इसके साथ ये तीनों जॉइंट मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती हैं, जिसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल होता है और कुछ टिश्यूज़ होते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर एक्चुअली हमारा जो कैप्सूल होता है उसकी थिकनिंग हो जाती है, ल्यूब्रिकेशन जो हमारे शोल्डर को देता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारे शोल्डर की एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्टिफनेस और पेन के साथ, और वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि हम शोल्डर को ठीक से हिला भी नहीं पाते। हिलाना और उठाने की बात तो बहुत दूर की है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्टेज की बात करें तो इसकी 4 स्टेज होती हैं। नंबर 1 इन्फ्लामेटरी स्टेज, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। नंबर 2 फ्रीजिंग स्टेज, यानी कि शोल्डर टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है फ्रोजन, जिसके अंदर कंप्लीटली शोल्डर फ्रीज हो जाता है। और फिर थॉइंग स्टेज। ये चारों स्टेज जो हैं लगभग 3 साल लेती हैं पूरी तरह से अपनी साइकिल को कंप्लीट करने में। हो सकता है ये 1 साल में ठीक हो जाए, 2 साल में ठीक हो जाए, या हो सकता है कि पूरे 3 साल ले जाए। तो ये स्टेज के बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम के अंदर आपको शोल्डर पे पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, आप मूव नहीं कर पाओगे, हो सकता है टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ फील हो आपको शोल्डर का, आप हाथ ऊपर नहीं उठा पाओगे, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आप जो नॉर्मल एक्टिविटी पहले कर पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप एक डिसेबिलिटी से जूझ रहे हो। ये बहुत प्रॉब्लम करता है आपकी लाइफ में। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो कुछ डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, जैसे डायबिटीज़, जिसके अंदर इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, पार्किंसंस, या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है और लंबे समय तक उनका हैंड एक ही पोजीशन में रहा है तो भी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी को फ्रैक्चर हुआ है या फिर शोल्डर की जो मसल्स होती हैं उसकी इंजरी हुई है और हमारा हाथ लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहा है, तो ये फ्रोजन शोल्डर कर देता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन और आपकी हिस्ट्री से ही क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सरे की, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, एमआरआई की, यहाँ तक कि शोल्डर के अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके बहुत से कॉजेज़ हैं। तो वो कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं अदर डिजीज़ के साथ साथ, तो वो भी पता करना ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी लिमिट कर रही है डिजीज़, तो वो सब कुछ टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो रिहैबिलिटेशन टेक्निक एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी लाइफ को वापस ट्रैक में लाने के लिए। तो रिहैबिलिटेशन जितना जल्दी अर्ली स्टेज पर हम स्टार्ट करेंगे, ये डिजीज़ उतना जल्दी सेटल होगी और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा फिजिकल मॉडलिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम हीट और आइस को किस तरीके से यूज़ करना है, कब उसको कहाँ यूज़ करना है, किस टेक्निक से यूज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपकी एक्टिविटी लिमिट हो रही है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस भी आप पर डेवलप हो रहा है, जो कि बाकी प्रॉब्लम को भी एक्सेजरेट करता है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज की ज़रूरत पड़ती है, आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, ताकि डेफिशिएंसीज को हटाया जा सके, आपकी एक्टिविटी को बेटर किया जा सके। और मेडिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट रहता है कि आपके साइन, सिम्टम, हिस्ट्री और आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ के आधार पर क्या ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए, वो उस पर डिसाइड करता है। Thank you.